Hi, this is Mateen Rajan. You're watching our YouTube channel Anjay Tutorial. A very happy new year. सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. Very happy new year to everyone. आज का जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शेर के साथ. और शेर कुछ यूं अर्ज किया है कि कोई किसी का एक पल में कैसे हो सकता है. वक्त लगता है मोहब्बत होने में. कोई किसी से एक पल में कैसे बिछड़ सकता है. वक्त लगता है रिश्ता तोड़ने में. चंद कदम चले और सोचते हो मंजिलें मिल जाएंगी. कदम चलने से मंजिलें नहीं मिला करती मेरे दोस्त. वक्त लगता है कामयाब होने में. वक्त लगता है कामयाब होने में. लेकिन हमारे पास वक्त ही तो नहीं है. न्यू ईयर आ चुका है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चंद मिला के कुछ 1.5-2 महीने ही बचे हुए हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा. आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पूरा नहीं पढ़ सकते. हर एक चैप्टर से हम 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं. तो 4-4 क्वेश्चन को आप जल्दी कर लो क्योंकि वक्त आपके पास बड़ा कम बचा है. तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. और पहला क्वेश्चन जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के पहले कोई भी कंपनी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखती है. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब आप पैसा अगर आपको चाहिए तो आप पैसा कहां से लेना चाहोगे. आपके पास 2 ऑप्शन है, डेट या इक्विटी. आप या तो इक्विटी इश्यू करो या तो डेट इश्यू करो. अब दोनों के कुछ मेरिट और डीमेरिट है. अलग अलग कंडीशन पे दोनों के मेरिट और डीमेरिट नजर आते हैं. उन्हीं सब कंडीशंस को हमें देखना है. किस कंडीशन पे डेट सुटेबल रहेगा और किस कंडीशन पे इक्विटी सुटेबल रहेगा, ये अब आपको तय करना है. आइए देखते जाते हैं एक पॉइंट. कुछ 7 पॉइंट्स है और जल्दी आपको याद हो जाएंगे. हम इसे एक्सप्लेन करते जाएंगे. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट में नोट्स लिखिएगा, तो हम नोट्स अवेलेबल करवा देंगे. आइए देखते हैं पहला पॉइंट. तो हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. तो पहला है कॉस्ट. किसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, इक्विटी की कि डेट की. तो मैं बता दूं आपको, अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हो तो आपको रिटर्न में क्या देना पड़ता है, डिविडेंड. आपको रिटर्न में देना पड़ता है डिविडेंड. अब डिविडेंड देखिए किस पे निर्भर करता है, आपके प्रॉफिट पे. हो सकता है आप उसको 0% दो, हो सकता है आप उसको 5% डिविडेंड दो, हो सकता है आप 25% डिविडेंड दो. अब जितना प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. तो रिलेटिवली इक्विटी की कॉस्ट थोड़ी है वो ज्यादा है. आपने वो पुष्पा मूवी देखी होगी. वो बोलता है मेरे को 5% कमीशन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 4% की हिस्सेदारी चाहिए. और फिर जब वो आगे का कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो बोलता है मुझे 50% की हिस्सेदारी चाहिए. और इस वजह से वो इतना अमीर इंसान बन पाता है. तो जो उसके पार्टनर होते हैं उनको ये लास्ट में खल जाता है कि अगर वो उसे सिर्फ एक सर्टेन परसेंट का रिटर्न देते तो उन्हें कम प्रॉब्लम होती, उसकी कॉस्ट कम आती. लेकिन उसको हिस्सेदारी देने की वजह से उनकी कॉस्ट ज्यादा हो गई थी. तो पुष्पा मूवी हमें बताती है कि यार इक्विटी जो है ना वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि उसके बदले में हमें रिटर्न में क्या देना पड़ता है, डिविडेंड, जो कि बहुत ज्यादा भी देना पड़ सकता है. जबकि डेट जो होता है उसके रिटर्न में इंटरेस्ट देना होता है. क्या देना होता है, इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट देना सस्ता कहलाता है अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI आपको मिल रहा है धंधे से 20% और आपको चुकाना है कितना, आपको चुकाना है 12%. तो 12% आपको चुकाना है, मिल रहा है 20. तो आपके लिए डेट क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा, चीपेस्ट रहेगा. तो आप इस हिसाब से अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द चीपेस्ट मीडियम ऑफ रेजिंग फंड, तो जो डेट होता है वो आपका रिलेटिवली इक्विटी से सस्ता कहलाता है क्योंकि उसका रिटर्न जो रहता है वो क्या रहता है, सर्टेन रहता है. पता रहता है कि कितना देना है. अगर आपका ROI ज्यादा है तो ये अच्छा है. अगर आपका ROI कम है तो इक्विटी अच्छा है आपके लिए क्योंकि आपको उसको देना कंपलसरी नहीं होता है. तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज बेटर, तो आप बताओगे दैट इज बेटर बिकॉज़ इट इज द चीपेस्ट मीडियम ऑफ रेजिंग फंड. इक्विटी इज गुड बट सम टाइम इट इज बैड. अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट दे आपकी कंपनी को हो रहा है तो आपको ज्यादा रिटर्न भी देना पड़ सकता है. रिस्क की बात करें, व्हिच इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट, कौन ज्यादा रिस्की है, व्हिच इज द मोस्ट रिस्की. तो अब बात करोगे तो यार इक्विटी जो होता है ना, इट इज वेरी गुड. व्हाई इट इज वेरी गुड, बिकॉज इक्विटी में आपको रिटर्न में देना पड़ता है डिविडेंड, एंड डिविडेंड देना इज नॉट कंपलसरी. इफ योर कंपनी इज फेसिंग लॉस, अगर आप लॉस की सिचुएशन में हो तो आपको डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है.
आपके माथे में इतना बोझ नहीं बैठेगा कि आपको कुछ ना कुछ देना है। बट इफ यू आर रेजिंग फंड थ्रू डेट, तो डेट के रिटर्न में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट देना इज अ कंपल्सरी whether you are facing profit situation or loss situation, it is a charge against profit, तो आपको ये देना ही पड़ेगा। तो अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, which is the most risky medium of raising fund, तो debt is a most risky, it is a more risky than equity because in its return interest has to be paid, must be paid, पे ही करना पड़ेगा, it is compulsory to pay its return। but अनदर वे, इक्विटी में आपको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। सो हमने बात कर ली कॉस्ट की, तो कॉस्ट में यार इक्विटी थोड़ा महंगा पड़ता है, डेट सस्ता पड़ता है। रिस्क की, तो डेट थोड़ा ज्यादा रिस्की एंड इक्विटी इज लेस रिस्की कंपेयर टू डेट। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इश्यू करने की कॉस्ट। इश्यू करने में किस पे ज्यादा खर्चा आता है? तो आपको मैं बता दूं, इक्विटी को इश्यू करने में ज्यादा खर्चा आता है। इक्विटी को जब आप इश्यू करते हो, शेयर इश्यू करते हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है, अंडरराइटर्स को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी देनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, लॉयर्स लाने पड़ते हैं, चार्टर अकाउंटेंट को बुलाना पड़ता है, ऑडिटर्स को बुलाना पड़ता है, सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर आप डेट इश्यू करते हो, इट इज रिलेटिवली चीपर, इसमें उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कम टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो अगर आपसे फ्लोटेशन कॉस्ट पूछता है किसकी ज्यादा है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर आपको कम पैसे की जरूरत कभी भी होगी, तो कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहेगी। बहुत ज्यादा लार्ज फंड अगर उसको कलेक्ट करने हैं, तभी वो शेयर के थ्रू, शेयर के रिस्पेक्ट में जाते हैं, शेयर के लिए जाते हैं, अदरवाइज वो शेयर के लिए कोई भी नहीं जाता। तो फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? इक्विटी इशू की ज्यादा होती है। इक्विटी की ये रिलेटिवली हाई होती है और इसकी रिलेटिवली चिपर होती है। कैश फ्लो पोजीशन, if your company has a good cash flow position, आपके पास रेगुलर लिक्विड मनी आते रहती है, आपका लिक्विडिटी रेशियो अच्छा है, if it is good, if your cash flow position is good, then debt is the best option for you। क्योंकि डेट में आपको रेगुलर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही साथ में 5 साल या 10 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है। एंड इफ इट्स योर कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट सो गुड, तो आपको ये कभी भी ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। इफ योर कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट सो गुड, इक्विटी कैन बी यूज्ड। इफ योर कैश फ्लो पोजीशन इज गुड, इफ इट इज गुड, डेट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, डेट की ओर जाओ। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, इक्विटी की तरफ जाओ। अब इसके बाद लिखा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हाई है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, और भी बहुत सारे टाइप के खर्चे, सैलरी देना पड़ता है, और इसी में आपका 70-80% प्रॉफिट का खत्म हो जाता है। अगर ये बहुत हाई है, उसके बाद आप डेट इश्यू करोगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इफ योर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, आप इंटरेस्ट देने में कैपेबल नहीं रहोगे। If your level of fixed operating cost is very low, 20 to 30% में आपका काम चल जाता है, 70% बचे रहता है, तो यार डेट की तरफ जाओ ना, because that is always good, it is not a permanent capital, कभी भी आप इसे पे कर सकते हो। तो अगर आपके खर्चे कम है, डेट की तरफ जाओ, ROI आपका ज्यादा है, डेट की तरफ जाओ। Now what about control consideration? अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो इक्विटी की तरफ तो जा नहीं सकते। जितना इक्विटी इशू करोगे, आपका कंट्रोल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर आप कंट्रोल लिखा हुआ है कंट्रोल कंसिडरेशन, इफ नॉट, इफ यू डोंट वांट टू कंट्रोल, इफ यू वांट टू डाइल्यूट कंट्रोल, कम करना चाहते हो, इक्विटी की तरफ जाओ। इफ यू वांट टू कंट्रोल, डेट की तरफ जाओ। ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो डेट की तरफ जाना पड़ेगा। सॉरी। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट या सिचुएशन कैसा चल रहा है? बूम चल रहा है, बहुत ज्यादा बूम चल रहा है, अच्छे चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग तेजी चल रही है, इक्विटी में अच्छा रिस्पांस मिलता है। आजकल बूम नहीं चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मतलब मार्केट में दम ही नहीं है। मार्केट में दम नहीं है तो आप इक्विटी इशू करोगे, कोई आपका इक्विटी खरीदेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो डिप्रेशन का टाइम चल रहा है तो डेट के थ्रू कलेक्ट करना पड़ता है पैसा। बूम पीरियड चल रहा है तो इक्विटी के थ्रू आप जा सकते हो।
एक बार वापस से आप देख ले, कॉस्ट कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? इक्विटी, क्योंकि उसमें डिविडेंड ज्यादा भी देना पड़ सकता है। डेट में इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो सर्टेन ही होता है, निश्चित होता है। अगर आपका आरओआई ज्यादा और इंटरेस्ट पेमेंट कम है तो ये चीपेस्ट रहेगा। रिस्क, इक्विटी में डिविडेंड देना पड़ता है जो कि देना कंपलसरी नहीं है, तो ये कम रिस्की है। डेट में इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये हमेशा ही देना पड़ता है, कंपलसरी है, इसलिए ये ज्यादा रिस्की है। फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू करने की कॉस्ट इक्विटी की हमेशा इश्यू करने की कॉस्ट ज्यादा रहती है और डेट की कम रहती है कंपेयर टू इक्विटी। कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी है जरूर आप डेट की तरफ जाओ, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे अदरवाइज। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आप पहले ही आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहा है इक्विटी की तरफ जाओ, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डेट की तरफ चले जाओ। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेट इश्यू करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं चाहिए, इक्विटी की तरफ चले जाओ। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को पहले देख लो, अगर बूम का पीरियड चल रहा है, तेजी चल रही है, इक्विटी की तरफ जाओ। अगर डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, डेट की तरफ जाओ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले आप इसे नोट कर लें। आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन लेते समय उनको हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो डिविडेंड डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है यार। डिविडेंड डिसीजन जितना अच्छा लोगे, मतलब कितना डिविडेंड देना चाहिए और डिविडेंड देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए और कैसी स्थिति में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्या बोलता है इसमें, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है, बहुत कम अर्निंग है, नो अर्निंग है, तो डिविडेंड कहां से दोगे? नहीं दे पाओगे, नो डिविडेंड, सिंपल सी बात है। अगर अर्निंग होगी तो डिविडेंड देंगे भाई, अगर अर्निंग नहीं होगी तो डिविडेंड नहीं देंगे, सिंपल सा, बड़ा इजी सा बोल दिया। अगर अर्निंग आपकी है तो डिविडेंड दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। फिर बोला स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग भी स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक साल कमा लिए 1 करोड़ और दूसरे साल आप कमा रहे हो सीधे सीधे 20 लाख, ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही, वापस से 10 लाख में आ गए, अगर स्टेबल नहीं है आपकी अर्निंग तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार आप दे दोगे और दूसरी बार नहीं दे पाओगे, इससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है और आपके शेयर की प्राइस क्या होती है? कम होती है। तो अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, इफ यस, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको नहीं देना चाहिए या कम डिविडेंड देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी बोला है आगे कि डिविडेंड भी स्टेबल होना चाहिए। थोड़ी सी आपकी इनकम बढ़ी, आप कमा रहे थे 1 करोड़, अब कमाने लग गए आप 1.1 करोड़, ये थोड़े थोड़े चेंजेस में आपको फॉर लिटिल चेंजेस आपको डिविडेंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर लिटिल चेंजेस नो नीड टू चेंज डिविडेंड। थोड़े से चेंज में आपको डिविडेंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर ज्यादा करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वापस से कम करोगे तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आपके शेयर के प्राइस क्या होने लग जाएंगी? कम होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बताया यार पैसे होंगे तब देना चाहिए, तो सिंपल है यार, किसी बात करने की जरूरत नहीं, पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल हो जाए तब देना स्टार्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी बार बार घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। स्टेबल रहना ज्यादा अच्छा होता है। मोस्टली लोग को यही पसंद आता है कि एक स्टेबल रिटर्न उनको मिलते रहे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बोल रहा है, अगर बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि आगे चल के वो ग्रो करेगा और आगे चल के ग्रो करेगा तो उसे और पैसे की जरूरत होगी, तो अगर ग्रो करने वाला है फियास तो कम डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में खर्च करना चाहेगा। अगर उसको लग रहा है ऐसे सामने कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। ग्रोथ अगर नजर आ रहा है तो डिविडेंड मत दीजिए, पैसा बचा के रखिए। ग्रोथ अगर नजर नहीं आ रहा है तो डिविडेंड दे दीजिए, बांट दीजिए ज्यादा से ज्यादा।
कैश फ्लो पोजीशन अगेन जैसा हम लोगों ने फाइनेंसिंग डिसीजन में ही बताया था, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ कैश का, कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, आउट ऑफ कैश डिविडेंड पे किया जाता है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है बट कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आपको कम डिविडेंड देना चाहिए। शेयर होल्डर की क्या प्राथमिकता है, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, शेयर होल्डर क्या बोलते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहते हैं कि भैया हमको डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले, रेगुलर इनकम वाले ज्यादातर शेयर होल्डर्स है, तो उनको आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। ऐसे शेयर होल्डर्स है जो बोल रहे नहीं यार हमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाना है, अब डिविडेंड वगैरह मत दो, शेयर के प्राइस बढ़ते रहे ताकि हम लास्ट में जाके शेयर को बेच दें, तो आप उनको कम डिविडेंड दे सकते हो। तो उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या ओपिनियन है, उस पर भी ये मैटर करता है कि आपको ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए कि कम डिविडेंड देना चाहिए। फिर सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, डिविडेंड के ऊपर भी डिविडेंड टैक्स लगाया जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, आजकल टैक्स आप जानते हैं सब जगह पे लगा ही दिया जा रहा है, आंटी जी हर जगह पे टैक्स लगा देती है। अगर टैक्स 30% लगा दिया गया है तो 10,000 के डिविडेंड पे 30% तो सरकार खा जाएगी, आपको मिलेगा सिर्फ 7,000। तो हायर टैक्स है तो लेस डिविडेंड देना चाहिए, क्यों सरकार को फालतू में दे, उससे अच्छा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा लास्ट में। कैपिटल गेन टैक्स आपका लॉन्ग टर्म का 12.5% ही है, तो अब 30% क्यों देना चाहेंगे। तो सिंपल भाषा में यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर टैक्स ज्यादा है तो कम डिविडेंड दो, अगर टैक्स कम है या है ही नहीं डिविडेंड टैक्स, तो आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बोल रहे हैं यार, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इससे स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पता चलता है। अगर आप अच्छा डिविडेंड दोगे, इफ यू विल प्रोवाइड गुड डिविडेंड, तो आपका स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, आपके टुवर्ड्स अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट आपके लिए क्या करेगा, अच्छा रिएक्ट करेगा। तो इफ यू विल नॉट प्रोवाइड गुड डिविडेंड, अगर आप अच्छा डिविडेंड दोगे तो स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, आपके लिए अच्छा रिएक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट आपसे खुश रहेगा, आपके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। अगर आप कम डिविडेंड दोगे तो शेयर मार्केट आपसे दुखी हो जाएगा, आपके शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसमें शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो ये प्राइस बढ़ाएगा आपको और ये प्राइस कम करेगा। तो बोल रहा है स्टॉक मार्केट आपके डिविडेंड डिसीजन को देखकर रिएक्ट करता है। पिछले बार हमने बताया था स्टॉक मार्केट को देख के आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेना, यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक मार्केट आपके डिसीजन को देख के रिएक्ट करता है। तो बहुत आसान से इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, एक्सप्लेन आप कर लोगे, मैं नोट्स दे दूंगा, आप कमेंट में नोट्स लिख देना, बाकी आप अपने बुक से भी लिख सकते हो। हम लोग पॉइंट बता दे रहे हैं यहाँ पे। अर्निंग सबसे पहला पॉइंट था, डिविडेंड डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, भाई अर्निंग होगी तब तो डिविडेंड देंगे ना। फिर दूसरा लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर स्टेबल हो जाए जब तक अर्निंग, जब तक आप कंटिन्यूअसली कमाना स्टार्ट ना कर दो तब तक डिविडेंड नहीं देना चाहिए। मोटे तौर पे यही लिखा हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड स्टेबल ही होना चाहिए, बार बार उसे बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आप आगे ग्रोथ कर सकते हो तो कम डिविडेंड दो, कम खर्चा करो, अगर नहीं कर सकते तो ज्यादा दे दो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ज्यादा दे दो, नहीं है तो मत दो। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर भाव करेंगे हमको डिविडेंड चाहिए तो दे दो, नहीं बोल रहे तो मत दो। टैक्सेशन पॉलिसी, आंटी जी ने ज्यादा टैक्स लगा दिया तो कम डिविडेंड दो, कम टैक्स लगाया तो ज्यादा डिविडेंड दो। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ज्यादा डिविडेंड देंगे तो स्टॉक मार्केट खुश रहेगा हमसे, हमारी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कम डिविडेंड देंगे तो शेयर मार्केट हमसे दुखी हो जाएगा, शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। तो ये है हमारा क्या, डिविडेंड डिसीजन, इसे भी नोट डाउन कर ले। फिर हम आपको बताते हैं वर्किंग कैपिटल तय करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और फिक्स्ड कैपिटल तय करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसको लिख ले। तो अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जहां पर भी आप खर्च करते हो लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, प्लांट पे, फिक्स्ड एसेट पे जो पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो कौन से बिजनेस में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी, ज्यादा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट पे खर्च करना पड़ेगा और कहां पे कम करना पड़ेगा। तो आइए इस सारी चीजों को देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब लैंड पे, मशीनरी पे,
बिल्डिंग पे, किस बिजनेस को इन सारी चीजों पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब ऑल ओवर फिक्स्ड एसेट पे किसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला है आपका नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है भाई। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप सामान खुद बनाते हो, अब सोचो अगर आप सामान बनाते हो तो आपको फैक्ट्री चाहिए बड़ी सी, बहुत सारी मशीन्स चाहिए, तो फैक्ट्री चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप खुद ही सामान बनाते हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है, मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी का बना बनाया सामान खरीद कर बेच देते हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। आपने किसी और का सामान खरीदा और उसे बेच दिया, फिनिश गुड्स खरीदा और बेच दिया, तो वहां पे आपको एक छोटे से गोडाउन की जरूरत है जहां पे आप स्टॉक रखते हो, ज्यादा मशीनरीज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सामान नहीं बना रहे हो। तो वेरी इजी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत, ट्रेडिंग बिजनेस है, कम फिक्स कैपिटल की जरूरत। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज, अब बहुत लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में आप सामान बेच रहे हो, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया को पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप सामान बेच रहे हो, तो आपका ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ एक स्टेट के हिसाब से बेच रहे हो, मध्य प्रदेश में बस अपना सामान बेच रहे हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वेरी इजी। चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्निक आपकी कैसी है, ज्यादा एडवांस्ड मॉडर्न, अगर आपकी टेक्निक को आपने अपनाया हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, बहुत सारी मशीनरीज आप यूज करते हो, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलते हो, मैनुअली आप सारा काम करते हो, लेबर से ज्यादा काम करवाते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर लिखा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्या आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो मशीनरीज ली थी या आपके पास जो सिस्टम है वो अब बेकार पड़ गया और आपको उसे पूरी तरह से चेंज करने की जरूरत है, कंप्यूटराइज सिस्टम करने की जरूरत है, या नई मशीन्स खरीदने की जरूरत है? अगर ऐसा है, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते हो, उसी टेक्नोलॉजी में रहना चाहते हो, तो आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बोला ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपको ग्रोथ करना है और नई ब्रांचेस खोलनी है और नए आपको क्या करने हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे हमें वही हमारा टर्नओवर चेंज नहीं होने वाला, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अगर आप और प्रोडक्ट लाना चाहते हो, जैसे मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट था, आप जैसे आपने देखा होगा बियर्डो एक करके एक ब्रांड है जो पहले आया था, बियर्ड की हेयर ऑयल से रिलेटेड सामान, बियर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहा था, फिर उसने फेस वॉश लाया अपना, फिर धीरे धीरे उसने वैक्स लाया और बहुत सारे प्रोडक्ट लाते गया। पतंजलि को देख लो, एक दो प्रोडक्ट लाया था, आज इतने सारे प्रोडक्ट ले आया। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाओगे, तो और ज्यादा मशीन्स, और ज्यादा बिल्डिंग, और ज्यादा लैंड, और ज्यादा प्लांट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, वही सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप क्या करते हो, लार्ज स्केल पे धंधा करते हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और प्रोडक्ट लाना चाहते हो, तो भी ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान है, इसे नोट डाउन कर लो। So the last question of this lecture is, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें देखना चाहिए while कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोज आपके जो खर्चे हो रहे हैं और रोज जो आपकी इनकम हो रही है, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो डेली एक्सपेंसेस माइनस डेली रेवेन्यू को हम लोग बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यानी रोज आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने पैसे की जरूरत है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये कौन से बिजनेस में ज्यादा लगेगी, कौन से बिजनेस में कम लगेगी, इसको देख लेते हैं। शुरू के 2 पॉइंट सेम ही है जो आपके फिक्स कैपिटल में थे।
सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम लोगों ने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है यार, बहुत सारे लेबर्स होंगे, उनको पेमेंट करना होगा और फिर वो सामान बिकेगा और फिर उसका पैसा आएगा, बड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, और इस वजह से खर्चे तो बहुत सारे होंगे और रेवेन्यू जनरेट होने में टाइम लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डेली के खर्चे आपके थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में आप सामान खरीदते हो और तुरंत से बेचते हो, तो आप खरीदते हो, पैसा खर्च होता है, लेकिन बेचते तुरंत से पैसा आ भी जाता है, तो यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, ज्यादा पैसा रखने की जरूरत आपको नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर आपका लार्ज रहेगा, पूरे इंडिया के हिसाब से आप बेचते हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लेबर्स लगेंगे, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा यूज होगी। स्मॉल रहेगा, एमपी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से बेचते हो आप, भोपाल इंदौर सिर्फ इतने में ही आप बेचते हो अपना सामान, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको कम लेबर पेमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपका ये दोनों सेम है, जैसा पिछले बार लिखा हुआ था आपके फिक्स कैपिटल के लिए, वैसे ही सेम चीज लिखना है आपको। नया आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में लिखा हुआ है कि अगर बूम का टाइम चल रहा है, बूम मतलब हमने आपको अभी बताया था, बूम का मतलब होता है जब तेजी चल रही हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो रही हो गुड्स की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा गुड्स बनाने पड़ेंगे, ज्यादा गुड्स बनाने पड़ेंगे तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम चल रहा है, गुड्स की डिमांड ही नहीं है, तो कम गुड्स बनाने पड़ेंगे, कम रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कम लेबर पेमेंट करना पड़ेगा, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सीजनल फैक्टर में बोला कि यार अगर किसी भी चीज की डिमांड यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द ईयर, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो हर समय वो बनता भी है, बिकता भी है, तो उसमें आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसा कोई सामान है जिसको आपने बना लिया लेकिन बिकेगा वो किसी एक सीजन में ही, सीजनल डिमांड है उसकी, तो बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है और उसको बेचने में टाइम लगता है, इस वजह से पैसा बाद में आता है और खर्च ज्यादा हो जाता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है अगर वो सीजनल डिमांड रखता है तो। क्रेडिट अलाउड का मतलब है अगर आप लोगों को उधार में सामान बेचते हो उधार में हो और खरीदते नगद में हो, तो खर्चा हो जाता है लेकिन इनकम आता नहीं है, इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल लेने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप उधार में बेचते हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू आया नहीं और खर्चा हो गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उधार में सामान खरीदते हो, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है उधार में सामान खरीदा, अगर आपने खरीदा है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद लिखा है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? कितने टाइम पर आप अपने सामान को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, मतलब सामान को बनाया आपने, उसके बाद उसको बेचा, उसके बाद उसका पैसा रिकवर कर लिया, तो पैसा लेने में, सामान को बनाकर बेचकर पैसा वापस से लेने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अगर ये बहुत लार्ज है कि बनाकर बेचकर पैसा लेने में 1 ईयर लग जाता है, इतना ज्यादा टाइम है, तो इतने दिन तक आपका पैसा फंसे रहेगा, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सिर्फ 2 मंथ में ही बनाकर बेचकर पैसा वापस आ जाता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बोला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जिस भी सामान को आप बना रहे हो अगर उसका रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर इजिली अवेलेबल नहीं होता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल सेम कॉन्सेप्ट ही था। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज का खर्चा और इनकम क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस। रोज बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा हो रहा है, सीधे सीधे आप ये भी बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा खर्चा होगा, ट्रेडिंग में कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो ज्यादा खर्चा होगा, वैसे कम। बूम चल रहा है तो ज्यादा खर्चा होगा, डिप्रेशन में कम खर्चा, मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। सीजनल अगर उसकी डिमांड है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। तो बस देखना जहां पे आपका पैसा फंस जा रहा है ना, वहां ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर आप उधार में बेचोगे तो आपका पैसा फंसेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। उधार में खरीदोगे तो पैसा कम फंसेगा, तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। प्रोडक्शन साइकिल आपका इतना बड़ा है कि गुड्स को बनाकर बेचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हो। हमने आपको बता दिया चारों चीज। सबसे पहले बताया
फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर डिविडेंड डिसीजन, फिर फिक्स्ड कैपिटल और फिर वर्किंग कैपिटल। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू आ सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से। तो आप इसे अच्छे से कर ले। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है जिसको हम अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।